नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका और हम लेकर आए हैं नया सवेरा आपके लिए, नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत से भरा हुआ। जी हाँ, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखाएंगे और खेल जगत में क्या कुछ रहा है और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट। करेंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, हर वो बात जो आपके दिन को खास बनाने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के विकास को देंगे रफ्तार। असम में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर केंद्र शासित प्रदेश में बूथ विजय अभियान की करेंगे शुरुआत। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। देशों के प्रमुख, 45 देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए तैयार। भारत 16 से 20 फरवरी तक करेगा समिट की मेजबानी। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भी खेले जाएंगे 3 मुकाबले। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की चुनौती। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसाम दौरे से जुड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर आज रहने वाले हैं और पीएम डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे और 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। जी हाँ, और इसके साथ ही कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी ये तमाम परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रह्मपुत्रा की धरती पर विकास का मेगा प्लान तैयार है। असम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को नई धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह करीब 10:30 पर प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेंगे, जहां वे लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर के एरियल डिस्प्ले का अवलोकन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे ब्रह्मपुत्रा नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड पीएसए पुल गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज पुल यात्रा समय को घटाकर लगभग 7 मिनट कर देगा। भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। कुमार अभिषेक वर्मा सेतु, ये वो सेतु है जो नॉर्थ गुवाहाटी को गुवाहाटी से जोड़ेगा और जो घंटों की दूरी थी उसे चंद मिनटों में अब ये पार कर लेगा। यानी कि अब 7 मिनट में आप इस ब्रिज के जरिए गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुंच जाएंगे। इस पुल की खासियत की अगर बात करें तो 3,030 करोड़ की कीमत का बना ये पुल बेहद खास है। प्रधानमंत्री कामरूप जिले के अमीन गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 8.5 मेगावाट क्षमता वाला ये डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन को होस्ट करेगा और डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री IIM गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में उच्च और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी सहित 4 शहरों में 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस पहल से 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ और किफायती सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी, एजुकेशन, डिजिटल, अर्बन सर्विस, ये चारों जो मूल सुविधा एक नागरिक को जीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं अभी मिलने जा रही है। जो हमारा जो ये ऐतिहासिक जो हाईवे है, जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा मोरान में स्ट्रेटेजिकल है, वो जहां राफेल, हमारे सुखोई, हमारा तेजस, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से वो टेक ओवर भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। असम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ये नए निवेश राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2019 में जो वो खुद उद्घाटन किया था ब्रिज का, अभी वो खुद ही अभी उसका इनोग्रेट कर रहा है। तो जो काम बीजेपी ने शुरू किया है उसको खत्म भी बीजेपी ने किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखा था कि कांग्रेस जो करता था वो खत्म नहीं करता था, सिर्फ वो दिखाने के लिए करता था। मोदी जी जब आते हैं, असम का लोगों का अंदर एक उम्मीद जगता है। जुग पुरुष है, वो जो वादा करता है वो निभाता है। मोदी जी असम का जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा समर्पित है युवाओं की महत्वाकांक्षा और भविष्य को नए उड़ान देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा समर्पित है असम ही नहीं, समूचे पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देने के लिए। पूर्वोत्तर जो कभी देश के नक्शे का आखिरी कोना कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। न केवल असम की पहचान बदली है, बल्कि विकास की कहानी का फ्रंट पेज आ गया है। डीडी न्यूज के लिए डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से दीपक रावत के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट। ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विकास की नई सौगात मिलती हुई नजर आएंगी। कृतिका। बिल्कुल शैला, और सीधे तौर पर हम देखें तो 5,500 करोड़ की ये विकास की तमाम सौगातें जो असम को एक नई रफ्तार देती हुई नजर आएंगी। साथ ही जो हमारा लक्ष्य है शैला 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, क्योंकि उसमें हर एक राज्य अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और हम लगातार देखते हैं कि जिस तरह से पूर्वोत्तर पहले किनारे पर था, लेकिन अब विकास की जिस तरह से रफ्तार मिली है पूर्वोत्तर को, और पूर्वोत्तर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिबद्धता है वो साफ तौर पर नजर आती है। और हर बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम का दौरा करते हैं तो वहां पर विकास की एक नई रफ्तार देखने को मिलती है। बिल्कुल, विकास की रफ्तार के साथ ही अगर हम देखें तो हरित क्रांति को भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कई सारी इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं उनको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही IIM की शुरुआत जो अपने आप में एक नई क्रांति लिखती हुई नजर आई, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो असर है वो शहरी परिवहन पर पड़ेगा। जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी इसके जरिए। बिल्कुल, तो कई सौगातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम वासियों को सौंपेंगे। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, अश्विनी मिश्र और दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। सुप्रभात आप दोनों को ही, और साथ साथ अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले अश्विनी, आपके पास ही आना चाहूंगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर पर लगातार फोकस रहा है, और इस बार भी जब वो असम का दौरा कर रहे हैं तो विकास की कई बड़ी सौगात से नवाजेंगे असम वासियों को। निश्चित तौर से आज का दिन बेहद विशिष्ट है असम के लिए और पूर्वोत्तर के लिए भी। अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों को जो 7 सिस्टर्स कहा जा सकता था, उसको अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी। गुवाहाटी आज इस बात का साक्षी बनेगा कि किस तरीके से विकास और विरासत दोनों को साथ लेते हुए समूचे पूर्वोत्तर का और असम का विकास हो रहा है। मैं गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ संकल्प विजय सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगर देखें तो इससे पहले, जैसा कि डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता बताएंगे और साथ ही साथ लचित घाट से हमारे दीपक रावत भी बताएंगे कि वहां अनेक कार्यक्रमों का आयोजन है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है उस पर खुद प्रधानमंत्री का उतरना, 7वीं शताब्दी के जो महाराजा थे, जो वर्मन साम्राज्य था, कुमार भास्कर को समर्पित पुल का लोकार्पण करना, उसके साथ साथ IIM का जो परिसर है उसका लोकार्पण करना, इसके अलावा यहाँ के पर्यावरण संबंधी ई बसों का 100 से ज्यादा बसों का लोकार्पण करना। तो ये आप देखेंगे कि विकास और विरासत दोनों को समेटे हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में राज्य की सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार, डबल इंजन सरकार
असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर का विकास कर रही है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि अपने सहयोगी से इस पूरे क्षेत्र को, ये विशाल मेला वेटनरी ग्राउंड है, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा क्षमता है यहाँ पर लोगों के आने की। स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि बूथ विजय संकल्प सभा संभावित है जो चुनाव आने वाले महीनों में असम का जो चुनाव होना है, भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है। भाजपा की पूरी रणनीति है। भाजपा ने अपने बूथ लेवल जो वर्कर्स हैं उनसे इनपुट लेते हुए लगभग कैंडिडेटों का चयन भी कर लिया है। अंतिम तरीके से जो घोषणा होगी केंद्रीय नेतृत्व के मोहर के बाद होगी। लेकिन एक संगठनात्मक जो प्रक्रिया दिखती है, जो संगठनात्मक तेजी दिखती है, जो संगठनात्मक यहाँ पर पूरी व्यवस्था दिखती है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि विकास और साथ ही साथ विरासत को समेटे हुए किस तरीके से नया अध्याय लिखा जा रहा है असम में और पूर्वोत्तर में। एक मैं और बात कहूंगा कि यहाँ पर अगर देखें तो IIT गुवाहाटी था लेकिन IIM नहीं था। IIM की वादा दशकों से लोगों को था, यहाँ के लोगों को था। और सबसे बड़ी बात कि जो उत्तरी गुवाहाटी है वहां से गुवाहाटी शहर, जो कि इस पुल से जो आज भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन होगा, महज 7 मिनट में लोग आ सकेंगे, नहीं तो वो पूरा का पूरा शहर के चक्कर लगाते आते थे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो असम के लिए, गुवाहाटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, पूर्वोत्तर के लिए बेहद खास दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। और जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, पिछले 2 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उससे पहले अगर देखें तो दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो जो लगाव है पूर्वोत्तर का वो दिखता है, जो अनुराग है वो दिखता है, विकास दिखता है, विरासत दिखती है और साथ ही साथ एक सशक्त राजनीति भी दिखती है कि किस तरीके से संगठन को आगे करते हुए भाजपा चुनावी रणनीति भी अपनी लगातार जारी रखी है संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए। बिल्कुल अश्वनी, सीधे तौर पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही विकास की जो सौगात है वो आज आम जनता को मिलने जा रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक रावत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अगर कुमार भास्कर सेतु जो जिसकी कई सारी खासियतें अपने आप में, सीधे तौर पर कितना मायने रखता है, क्या कुछ अहमियत है उसकी, और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक बसों को आज रवाना किया जाएगा वो शहरी परिवहन में किस तरीके से परिवर्तन लाती हुई नजर आएंगी? दीपक जी बिल्कुल, जैसा शुरुआत में आपने खुद ही कहा कि पूर्वोत्तर राज्य जो बिल्कुल अलग थलग पहले हुआ करता था उसमें किस तरह से विकास की बयार बह रही है, और ये विकास की बयार बह रही है इसका उदाहरण आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा देता हूँ। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है। सामने आपको एक शासक की तस्वीर नजर आ रही है, कुमार भास्कर वर्मा। ब्रह्मपुत्र नदी पर जिस सेतु का निर्माण हुआ है, जिसका उद्घाटन होना है, वो कुमार भास्कर वर्मा के नाम पर इसको रखा गया है, जिनका अपना एक बड़ा इतिहास है, एक स्वर्णिम युग रहा है। और उन्हीं को समर्पित ये जो पुल है जिसको आज नरेंद्र मोदी गुवाहाटी असम के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। और इस पुल की तस्वीर आप देखिए तो ये पुल जो है वो बेहद खास है। इसको अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की और खासतौर पर इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बने इस पुल की बात करें तो यहाँ पर आम पुल बनाना बहुत मुश्किल था, इस तरह का पुल बन ही नहीं सकता था। इसकी खासियत यह है कि इसको एक्स्ट्रा डोज्ड पुल बताया गया है, जिसकी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के पूरे क्षेत्र में इस तरह का पुल अब तक तैयार नहीं हो पाया है। एक्सपेंशन इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसमें कई सालों तक इस पुल में जगह अलग निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पुल को लोगों को समर्पित करेंगे। लेकिन इस पुल की खासियत ये नहीं है कि ये किस तरीके से बनाया गया, इस पुल की खासियत ये भी है कि जो एक नॉर्थ गुवाहाटी की बात करें और गुवाहाटी की बात करें, इन दोनों को जो जोड़ेगा इससे बहुत सहूलियत लोगों को मिलने जा रही है। पूरा लंबा चौड़ा रास्ता कवर करना पड़ता था ब्रह्मपुत्र नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को जरिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ इस पुल के बन जाने से मात्र 7 मिनट में लोग नॉर्थ गुवाहाटी से गुवाहाटी में आ पाएंगे। तो आप समझिए कि कितनी सहूलियत जो है वो लोगों को मिलने जा रही है। इसके साथ साथ बात करें इसके इतर प्रधानमंत्री क्या क्या सौगात आज देने जा रहे हैं तो करीबन 225 बसें जो है वो यहाँ से लॉन्च की जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें, जिसमें से 100 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो गुवाहाटी यानी असम को मिलने जा रही है, जो कि गुवाहाटी के परिवहन की बात करें तो उसमें बढ़ावा देगी। साफ स्वच्छ बसें जो है वो मिलने जा रही है। इसके साथ साथ नेशनल डेटा सेंटर जिसकी शुरुआत भी यहाँ होने जा रही है, उसमें भी उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। तो बहुत ज़्यादा बड़ी सौगातें, करोड़ों की सौगातें जो है वो आज असम को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते
कहते आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट का विकास जो है वो बेहद करीब से समझते हैं, बेहद करीब से वो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट विकास की ऊंचाइयों को छुए, और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक बड़ी परियोजनाओं की सौगात जो है यहाँ के लोगों को दे सके, और इसी कड़ी में आज इन तमाम करोड़ों की लागत की परियोजनाएं जो है लोगों को दी जाने वाली है। बिल्कुल, और नॉर्थ ईस्ट लगातार तरक्की के और विकास के नए आयामों को, नए पायदानों को छूता हुआ नजर भी आ रहा है। अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिब्रूगढ़ से। अक्षय, डिब्रूगढ़ में जो है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसे बेहद ऐतिहासिक पल के तौर पर देखा जा रहा है। रणनीतिक लिहाज से देखा जाए देश की तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ खासियत इस लैंडिंग फैसिलिटी की? तो अक्षय डोंगरे से आगे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी से ही जानने की कोशिश करेंगे। अश्विनी, किस तरह से इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी को एक बेहद ऐतिहासिक पल के तौर पर, एक रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण पल के तौर पर देखा जा रहा है? अश्विनी, देखिए तो डिब्रूगढ़ का जो मोरान बाईपास है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लैंड करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो पूर्वांचल का एक्सप्रेस हो या अन्य एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बनाए गए हैं, पूरी की पूरी स्ट्रिप होती है और उस एक्सप्रेस पर स्ट्रिप बनाई जाती है तकरीबन 4-4.25 किलोमीटर की, जिस पर आकस्मिक स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में लड़ाकू विमान उतर सके। लेकिन ये जो डिब्रूगढ़ का मोरान के बाईपास पर जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, ये केवल लड़ाकू विमान ही नहीं, भारी जो हमारे परिवहन विमान सेना के हैं, बड़े जो विमान है आईएल जिसको कहते हैं कि उनको भी वो उतरने की फैसिलिटी वहां पर है। वहां पर एक एयर शो का भी आयोजन होगा तकरीबन 30 मिनट का। रफेल, सुखोई जो विमान है वो वहां पर करतब दिखाएंगे। इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो टच एंड गो करते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के पास अरवल कीरी करवत गांव पर ये 4 किलोमीटर का लगभग एक स्ट्रिप बनाया गया था, उसी तरह का ये स्ट्रिप है। लेकिन उससे विशेष इसलिए है कि सैन्य परिवहन विमान भी वहां पर उतर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर की जो स्थिति है, पूर्वोत्तर की स्थिति हमारे जो पड़ोसी देश है, जो उनसे लगती हुई सीमाएं हैं, उस हिसाब से रणनीतिक, रक्षात्मक और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दुनिया देखेगी कि किस तरीके से इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं। उसके बाद हमारे वहां पर सेना के विमान गरजते हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह। इससे पहले जो प्रैक्टिस चल रही थी, लोग पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए जबरदस्त ये यादगार पल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पूरा का पूरा शो देखेंगे। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो रणनीतिक लिहाज से, परिवहन के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, स्थानीय और संरचना के लिहाज से ये विशेष होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप आकस्मिक स्थितियों में उपयोग किया भी जा सकता है और सैन्य गतिविधियों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है अगर इमरजेंसी की स्थितियां बनती है। इससे पहले जिस तरीके से आप बात हो रही थी कि पहला पूर्वोत्तर का यहाँ पर नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन होगा, वो जो नेशनल डेटा सेंटर का उद्घाटन होगा गुवाहाटी में होगा और समूचे पूर्वोत्तर ही नहीं, जो सब देश का जो डेटा सेंटर है उसके लिए वो डिजास्टर रिस्पांस सेंटर का भी इस्तेमाल करेगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो बसें चलाई जाएंगी, 100 से ज़्यादा बसें अभी दीपक ने बताया, वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए है। तो चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, चाहे 7वीं शताब्दी में प्रतापी राजा को समर्पित पुल जो कि 21वीं सदी में बनता है, 7वीं शताब्दी को उस महान राजा को 21वीं शताब्दी में समर्पित करते हुए पुल बनाया जाता है, IIM बनाया जाता है। तो युवा अपेक्षाओं को उड़ान मिलेगी, इतिहास से सीख लेने को मिलेगी, गौरव को अपने आत्मसात करने का दिन आज होगा और साथ ही साथ ये दिन होगा कि विकास और विरासत को समेटे हुए किस तरीके से पूर्वोत्तर का और देश का विकास किया जा रहा है, दुनिया एक बार फिर देखेगी। बिल्कुल, दुनिया वहां पर विकास भी देखेगी और साथ ही भारत की जो ताकत है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत, वो भी आज देखती हुई नजर आएगी। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये तो बात रही विकास की और जो तमाम सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को, असम के वासियों को देने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो उस नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में कितना अहम है? दीपक, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तो उनका बातचीत में यही कहना होता है कि एक परियोजनाएं ऐसी हैं जिसकी डिमांड जो है
कई सालों से यहाँ के लोग कर रहे थे, कई दशकों से कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक ये सौगातें इनके लोगों को दे रहे हैं, वो चीज़ें उनको दिख रही हैं। परियोजनाएं शुरू होने के बाद पहले ये होता था कि शुरू तो होती थी लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन अब टाइम बाउंड चीज़ें हो गई हैं, चीज़ें समय से लोगों को मिलने लग गई हैं, उससे लोग बेहद खुश हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा ब्रिज जिसकी डिमांड यहाँ कई दशकों से किए जा रहा था कि अगर आप एक गुवाहाटी के क्षेत्र को पुल के दूसरी तरफ अगर जोड़ देंगे तो उनको बहुत सहूलियत होगी। इतना घंटों का सफर उन्हें तय नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों से जाने की कोशिश करते हैं, ट्रैफिक से भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। लेकिन अब ये जो पुल बन जाएगा इससे मुश्किल से 6-7 मिनट में आप नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुंच जाएंगे, तो बहुत बड़ी सहूलियत हम समझ सकते हैं कि लोगों को मिलने जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से बसेस की हमने बात करी तो ये वो बसेस हैं जो कि प्रदूषण को भी कम करेंगी, ट्रैफिक में जिस तरीके से यहाँ पर अगर ट्रैफिक की बात करें तो उस ट्रैफिक को भी कम करेंगी, क्योंकि लोगों को ऐसी सहूलियत वाली बसें चाहिए जो साफ हो, स्वच्छ हो, एक तरीके से अत्याधुनिक बसें हो। तो ये इलेक्ट्रिक बसें भी जो मिलेंगी तो उससे फायदा यहाँ के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। जहां तक अश्विनी जी बता रहे थे कि नेशनल डेटा सेंटर, तो वो भी एक बेहद जरूरी चीज इस पूरे क्षेत्र के लिए है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में अगर नेशनल डेटा सेंटर तैयार किया जा रहा है तो यहाँ का जितना भी डिजिटल जिसकी हम बात करते हैं, जितना डेटा डिजिटल डेटा तैयार करना है उसके लिए भी एक बड़े सेंटर की जरूरत यहाँ पर थी। देश के लिए इमरजेंसी चीजों के लिए काफी जरूरत इस बात को माना जा रहा था। और लगातार जिस चीज की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये वो परियोजनाएं हैं, मैं आपको बता दूं, जिसका आप बातचीत किसी से भी यहाँ पर बातचीत में जान लीजिए, वो यही कहते हैं कि लंबे समय से इंतजार था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से ये लगातार चीजें हमें समय रहते मिल रही हैं। इस बात की खुशी उनके भीतर है, सरकार के प्रति एक भरोसा जगह है कि अगर सरकार किसी परियोजना को शुरू कर रही है तो उन्हें ये मालूम है कि उस समय रहते उन्हें जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, अक्षय डोंगरे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, डिजिटल इंफ्रा की एक नई इबारत कहा जा रहा है, आधुनिक इंफ्रा का एक नया अध्याय कहा जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? और साथ ही साथ ये जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और कितना जो है भारत के रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इसे अहम मानेंगे? देखिए, सबसे पहली बात अगर दर्शकों को बताना चाहे कि किस तरह से ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जरूरी हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो आप कितना भी प्रोग्रेस कर ले, कितनी भी डेवलपमेंट कर ले, जब तक आपकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते, जब तक आप अपने क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर सकते, ये सारी बातें बेमानी हो जाती है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी थिएटर्स ऑफ वॉर है, यानी कि जहां पर भी दुनिया में जंग हो रही है, वहां पर हम एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले टारगेट किया जाता है एयरपोर्ट को, ताकि आपके जो एडवर्सरी है उनकी जो एयर कैपेबिलिटीज है उनको सबसे पहले क्षति पहुंचाई जाए। तो उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऐसे में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन रहा है कि जो हाईवेज है हमारे देश में, हजारों लाखों किलोमीटर के जो हाईवे है उनको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जाए। और ऐसी ही लैंडिंग फैसिलिटीज देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि बाड़मेर हुआ और अन्य स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में बनाई गई है। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, आप जो देख पा रहे हैं ये सड़क, ये एक नेशनल हाईवे का हिस्सा है, लेकिन इसका एक अनआइडेंटिफाइड जो पैच है, कुछ किलोमीटर लंबा जो पैच है, उसको बिल्कुल एक एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में तब्दील कर दिया गया है। इसमें जो भी मटेरियल लगाए गए हैं, अत्याधुनिक मटेरियल लगाए गए हैं, वो वही मटेरियल जो एयरपोर्ट पे लगाए जाते हैं। और ऐसे में न सिर्फ सिविलियन एयरक्राफ्ट बल्कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिनको काफी मजबूत एक तरह से लैंडिंग स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर लैंड कर पाएंगे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले यही अपने प्लेन से लैंड होंगी, इसी हाईवे के ऊपर प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड करेगा और उसके बाद उसी लैंडिंग के साथ में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, राइट में देखिए तो एक फाइटर जेट भी लैंड कर रहा है। ये राफेल आप देखें तो लैंड कर रहा है इस वक्त। और यही एक उदाहरण आपने देखा लाइव अभी अपने विजुअल्स में कि किस तरह से ये टच एंड गो करके राफेल आया है यहाँ पर। और इसी तरह से अन्य फाइटर जेट्स भी यहाँ पर लैंड होंगे, एक के बाद एक ये सिलसिला शुरू हो चुका है। राफेल के बाद सुखोई, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सब यहाँ पर लैंड होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको आज इनॉग्रेट करने जा रहे हैं और ये एक बड़ी सौगात सुरक्षा के तौर पे अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही अश्विनी और दीपक, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज असम का ये दौरा, जहां कई सारी सौगात आज असम के लोगों को मिलने जा रही है। नजर इस
दौरे पर लगातार हमारी बने रहेगी। लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आदतन झूठ फैलाने का एक बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ, इस दौरान पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गलत तथ्य रखकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विवाद राहुल गांधी के हालिया वीडियो से उपजा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित समझौता अमेरिकी हितों को भारतीय कृषि पर प्राथमिकता देता है, जिसका केंद्रीय मंत्री ने खंडन करते हुए कहा कि समझौते से घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की इस तरह की गलत जानकारी फैलाने के पैटर्न पर भी सवाल उठाया। आपको सुनाते हैं। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की सराहना की है और कहा है कि संयुक्त हस्ताक्षर के बाद टैरिफ का असल स्वरूप सामने आएगा। साथ साथ राहुल गांधी और कांग्रेस पर डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। टैरिफ जब फाइनल होगा, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग समझदार होकर के भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, हर चीज में भ्रम फैलाना फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है।
और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ चुके हैं, जहां भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसान बताते हुए राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर साझा की गई। और इस कृत्य पर भाजपा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर किसानों से धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर साझा किया, जिसमें एक तस्वीर भी शामिल है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी पूरी तरह से धोखेबाज हैं और भारत ने उनकी असलियत देख ली है। इसके अलावा भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस को भारत की विकास यात्रा से नफरत है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसके बाद वो थिरुनल्लार में भाजपा के राज्य पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कराईकल और थिरुनल्लार के बाद वो पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे, जहां वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, चुनाव इंचार्ज और राज्य इंचार्ज के साथ बैठक करेंगे। साथ साथ वो अपने दौरे के दौरान बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और वहीं 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद के साथ दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। तो मोदी सरकार ने एआई को भारत के विकास की शक्ति माना है। एआई फॉर इंडिया और एआई फॉर ऑल के तहत तकनीक अब हर क्षेत्र तक पहुंच रही है और एआई में भारत का वैश्विक नेतृत्व भी बढ़ रहा है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को भी बढ़ावा और प्रोत्साहन मिल रहा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सिर्फ एक नई तकनीक नहीं बल्कि भारत की आने वाली आर्थिक ताकत के इंजन के रूप में देखा है। इसी सोच के साथ भारत का विजन साफ है, एआई फॉर इंडिया और एआई फॉर ऑल। यानी एआई का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक नहीं बल्कि किसान, छात्र, डॉक्टर, छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप तक पहुँचे। भारत का एआई इकोसिस्टम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश में 60 लाख से ज्यादा टेक और एआई प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और 1800 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में से 500 प्लस अब एआई पर केंद्रित हैं, जिससे भारत दुनिया का प्रमुख एआई टैलेंट हब बन रहा है। स्टार्टअप सेक्टर भी एआई ड्रिवन हो चुका है, जिसके अंतर्गत लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स में से 89% अपने समाधानों में एआई का उपयोग कर रहे हैं। नेस्कॉम के अनुसार 87% भारतीय एंटरप्राइज कंपनियां एआई अपना चुकी हैं, खासकर ऑटोमोबाइल, रिटेल, बीएफएसआई और हेल्थ केयर सेक्टर, जो मिलकर देश की कुल एआई वैल्यू का लगभग 60% हिस्सा बनाते हैं। सिर्फ अपनाने तक ही नहीं बल्कि 26% भारतीय कंपनियां एआई को बड़े पैमाने पर लागू कर चुकी हैं। जहां एक तरफ इंडिया एआई मिशन देश में एआई रिसर्च, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इनोवेशन को गति देने वाला एक प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रम बनकर उभरा है, वहीं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में एआई डेटा सेंटर्स के लिए लगभग $70 बिलियन का निवेश पहले से जारी है, जबकि करीब $90 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की घोषणाएं हो चुकी हैं। साथ ही बजट 2026-27 ने एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूत प्रोत्साहन दिया है। भारत से वैश्विक ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे प्रस्तावित है। डेटा सेंटर सेवा प्रदाताओं के लिए 15% सेफ हार्बर की व्यवस्था की गई है, जिसकी सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दी गई है। सरकार के मजबूत एआई और उन्नत तकनीक विजन के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को नई गति दी जा रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0
अब केवल चिप निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चिप डिजाइन, उपकरण निर्माण, कच्चे माल के उत्पादन और कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर भी विशेष ध्यान देगा। इस दिशा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को तेजी देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह निवेश न केवल एआई और डिजिटल तकनीकों के लिए आवश्यक हार्डवेयर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी के हब के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा। भारत 19 और 20 फरवरी 2026 को एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करने वाला है, जिसमें भारत की एआई क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह समिट केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत के एआई नेतृत्व की घोषणा है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो नवाचार को गति देता है। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में अब बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान समाचार पत्र से। हम इस खबर को उठा रहे हैं। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में दरअसल 5 पायदान का सुधार हुआ है। बड़ी खबर है एक तरह से ये। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की फरवरी 2026 की जो ताज़ा रैंकिंग है उसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 75वें स्थान पर पहुंच गया है। और 10 पायदान की छलांग पिछले साल से लेकर अब तक ये जो है भारतीय पासपोर्ट लगा चुका है। आपको बता
बता दें और कौन कौन से देश इसमें रैंकिंग में है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, फ्रांस, जर्मनी और इटली चौथे स्थान पर है और अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो पिछड़ते हुए नजर आए हैं। एक समय था कि इस रैंकिंग पर राज करने वाले अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश अब नीचे खिसक गए हैं। अमेरिका अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी नागरिक बिना वीजा के दुनिया के 179 देशों की यात्रा कर सकते हैं। तो वहीं ब्रिटेन 7वें नंबर पर है, वहां के नागरिकों को बिना वीजा के 182 देशों में प्रवेश मिल जाता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, जहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। ट्यूलिप के जो दिन हैं वो एक बार फिर से लौट आए हैं और अब आप भी अपने घर के जो बगीचे हैं उनमें ट्यूलिप को सजा सकते हैं। दरअसल अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जगह पर ट्यूलिप लगाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो नेहरू पार्क है, लोधी गार्डन है, डीडीए के जो कई सारे पार्क है, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में, एसपी मार्ग, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर लॉन, मंडी हाउस और विंडसर प्लेस पर ये ट्यूलिप के फूल लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक खूबसूरती को निखारते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी एंट्री भी बिल्कुल निःशुल्क है, आप भी वहां जाकर के इसका आनंद ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं और साथ ही फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं। दरअसल ये जो पूरा फेस्टिवल है वो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त मात्र 17,000 फूलों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब ये संख्या लगातार बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन जहां एक तरफ ट्यूलिप फेस्टिवल है, वहीं दूसरी तरफ 4 जगह पर पलाश फेस्टिवल भी नजर आ रहा है, जहां बांसेरा पार्क में आज एलजी इसका शुभारंभ करेंगे आयोजन का, और अशोक गार्डन है। और इसके साथ ही आप ऑनलाइन भी इसकी टिकट ले सकते हैं। 21 और 22 फरवरी को असिता में भी ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। तो इस समय देश की राजधानी दिल्ली अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती को बिखेरते हुए नजर आ रही है। और अगली खबर क्या कुछ है कृतिका? जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं शैला। तो सीधे तौर पर अगर अगली खबर की हम बात करें तो इशारों इशारों में कठपुतली की विरासत का जश्न इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो कठपुतली जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी होती है और ये समाज को आईना भी दिखाती है। ये एक ऐसा जरिया है जो देखने वाले को खुद की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता है। तो सीधे तौर पर इशारों इशारों में कठपुतलियों की जो विरासत है उसका जश्न मनाया जा रहा है। 22 फरवरी तक इशारा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल ये चलने जा रहा है, तो आप भी इसमें जाइए और इसका आनंद जरूर लीजिए अपने परिवार के साथ। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज अखबारों में मुख्य रूप से प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि 16 फरवरी से भारत में होने जा रहे एआई इम्पैक्ट समिट जो है होने जा रहा है और उस पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है। समिट को लेकर डीडी न्यूज ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता NS नप्पिराई से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका इस समिट और एआई के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ कहना है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े एक विशेष मेहमान हमारे साथ है मिस NS नप्पिनाई, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। आप इतने दशकों से न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि उससे पहले से ही साइबर लॉज पर काम करते आ रही हैं। इस बार इस एआई इम्पैक्ट समिट में केवल टेक्निकल बातों पर ही नहीं चर्चाएं होंगी, बल्कि साथ ही ऑनलाइन वर्ल्ड को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, खासकर वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, इस पर भी बात होगी। प्रज्वला केस सबके जहन में होगा, जिस पर सबसे पहली बार आप ही थी वो महिला जिन्होंने एआई का यूज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए करने की बात की। तब से अब तक हम कितना आगे बढ़ चुके हैं? हाउ इम्पोर्टेंट इज एआई? थ्रेट ऑफ एआई कितनी गंभीर है और सॉल्यूशंस के लिए भी हम आज एआई को लेकर कितने गंभीर हैं? सबसे पहली चीज़, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपने तो इतने ज़रूरी बात निकली है, तो इसके बारे में मुझे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोगों को तो पता होना बहुत ज़रूरी है, एआई ऐसे चीज़ है, टेक्नोलॉजी ही ऐसे चीज़ है, जितना अच्छा है उसमें उतना बुरा भी हो सकता है। मगर टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो गलत होता है। तो प्रज्वला में यही निकल आया था
कि वो केस में जो पहले महिलाओं को ऑनलाइन में कैसे सेफ रख सकते हैं उसके बारे में जब चर्चा चल रहे थे, तब चिल्ड्रन का भी उसमें ऐड हो गया। दोनों का जो वीकर सेक्शंस मानते हैं हम, उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं। तभी तो मैंने एक सजेशन दिए थे जिसकी वजह से एक टेक्निकल कमिटी अपॉइंट हुआ। मगर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ यही था कि सुप्रीम कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कदम निकाले थे कि एआई टूल्स को इस्तेमाल करके कैसे हम महिलाओं को और बच्चे लोगों को सेफ रख सकते हैं ऑनलाइन में। तो कैसे किए थे हमने वो केस में, ऐसे हमने जांच किए थे, डिस्कस करके हमने एक सॉल्यूशन निकल आए थे कि हम लोग एआई टूल्स जो पैसिव फिल्टरिंग के लिए जो ऑलरेडी था उसको आगे भी बढ़ सकते हैं एक्टिव फिल्ट्रेशन के लिए। मतलब जो आपको पता है कोई गलत चीज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल हो सकता है या महिलाओं के ऊपर जब देयर इज़ एन अटैक ऑन वुमेन एंड उसका जो वीडियो या फोटोग्राफ्स है, महिलाओं को उनका डिग्निटी अफेक्ट हो रहा है, ऐसे वाला चीज़ बहुत है जो उन्होंने जब रिलेशनशिप में है तब तो इमेजरी तो वीडियोस या फोटोग्राफ्स लिए होंगे, मगर जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसका, करेक्ट? वो जब कोई दोनों में से एक दूसरों को जब एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, तब हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए ही एआई बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। जी, तब से अब तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट 2017 की बात थी और हम 2026 में हैं। 9 सालों में तो बहुत आगे बढ़ चुकी है एआई की तकनीक ना। तो ऐसे में जब हम डीप फेक्स जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जब सरकार ने भी एआई को लेकर अब नियम निकाल दिए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर कहाँ तक आपको लगता है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट में इस दिशा में अब और चर्चा आगे बढ़ेगी? किस दिशा में? डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब हमने 2017 में एआई के बारे में बातचीत करना शुरू की, तब तो लोगों को तो ना उसके बारे में इतना पता था और ना उनके उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में पता था। मगर अभी हम उनके अच्छे भी और बुरे भी देख चुके हैं। तो अभी ये एआई इम्पैक्ट समिट बहुत ज़रूरी नरेटिव्स निकल आएगा, जिसमें हम लोग तकनीकों के बारे में भी बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में भी बात करेंगे। एक तो एआई को आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग ये नहीं बोल सकते तकनीकें, टेक्नोलॉजी गलत है उसको सब बंद करके हम चुपचाप बैठ सकते हैं, करके नहीं बोल सकते हैं ना। हमको टेक्नोलॉजी ज़रूरत है, अभी हमारा एवरीडे लाइफ में है, तो जब ज़रूरत है उसको कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हमको अपने आप को कैसे हम सेफ्टी में रख सकते हैं, उसके लिए कानून क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ एआई इम्पैक्ट समिट में आने वाले डिस्कस होगा। लेकिन अब नहीं जी, आजकल जैसे एआई की बात होती है तो सोवरेन एआई की भी बात होती है, एआई सोवरेनिटी की भी बात होती है। ये एक बात, डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर जो हमारे लॉज हैं, क्या वो भी बाकी देशों के लिए एक उदाहरण है या हमको इस दिशा में भी और आगे बढ़ना है? हमको बहुत आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्ट तो आ चुका है, उसका थोड़ा कुछ रूल्स भी आ गया, मगर रूल्स के अंदर अभी 18 महीने के समय दिए हैं। पहले 12 महीने कंपनीज को रेडी करने के लिए और बाकी 6 महीने वो सब चेक करके इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सब देखकर फिर 18 महीने मतलब मई 2027 में ही हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉज आएगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो सेक्शन 9 जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज बनाया गया है, मगर उसमें थोड़ा कुछ डाइल्यूशन भी बहुत कुछ है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डेटा फिड्यूशरी, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चैट ऐप, सबको डेटा फाइड्यूशरी बोलते हैं। वो किस किस को उस लॉज के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसमें से एग्जेम्पशन दे सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो पावर है। वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस्तेमाल करेंगे वो तो उसका रूल्स जो 18 महीने के पहले आएगा
तभी पता चलेगा। मगर आज का स्टैंडर्ड, गोल्डन स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो तो जनरल GDPR बोलते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉज, EU का, वही तो गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाते हैं। उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं का प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉज है। अभी हमने उसमें से बहुत कुछ लिए हैं ऑलरेडी एक्ट के अंदर, मगर रूल्स के अंदर शायद और भी कुछ लेंगे। एक चीज़ में हम आगे हैं। आप GDPR में देखेंगे तो उसमें प्रोफाइलिंग की बात बोलते हैं, चाइल्ड और वुमेन प्रोफाइलिंग का भी, मगर आप इंडिया के लॉ में देखेंगे तो वो शब्द ही हमने इस्तेमाल नहीं की। वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ना प्रोफाइलिंग करने के लिए। तो मेरी विश लिस्ट ये है कि रूल्स में ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आएंगे जो प्रोफाइलिंग को एकदम बंद कर देंगे, और जो भी इस्तेमाल हो रहा है प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए, वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है सामने, जो मुझे लगता है कि AI इम्पैक्ट समिट में भी इस पर चर्चा विमर्श और आगे बढ़ेगा। लेकिन जब हम ग्लोबल रेगुलेशंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभिन्न वैश्विक मंचों पर इस बात को सामने रखा है कि AI का इस्तेमाल मानवता के लिए किया जाए, इसके लिए सब देशों को साथ आना ज़रूरी है। ये जो साथ आना है, ये रेगुलेशंस को लेकर भी साथ आना ज़रूरी है। आपको इस दिशा में क्या है आपके विचार कि क्या हम इस समिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू ममता जी ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। लोग तो अभी AI, जनरेटिव AI जो हम लोग ChatGPT ऐसे सब इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये डीप फेक्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके वजह से ये सब की बात बहुत होता है, मगर सभी लोग भूल जाते हैं AI कितना ज़रूरी है गवर्नेंस के लिए और कितना अच्छापन हो सकता है। आप हेल्थ केयर ले लीजिए, जो काम आप एनालिटिक्स में आप पेपर्स को रख के करने में समय लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता है जब आप AI जैसे टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? हेल्थ केयर हो या इकोनॉमिक्स हो, क्राइम्स के लिए भी, डिटेक्शन के लिए, हर चीज़ में जो गवर्नेंस में जुड़े गए हैं, हर चीज़ में AI बहुत ही अच्छा सा एक बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसके वजह से जो बहुत लोगों के लिए बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, जो पैसे का रॉन्ग डायरेक्शन में फंड्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए हेल्थ केयर में, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स ज़्यादातर हो रहा है, कहाँ पे ठीक से फंड्स नहीं जा रहा है, कहाँ पे लोगों का ज़्यादा मुश्किलें बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ एनालाइज करने के लिए AI जैसे टूल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी चुटकी में कर सकते हैं। तो ऐसे वाला यूसेज के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से हम भाग नहीं सकते हैं, भागने की ज़रूरत भी नहीं है। टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करने के लिए सीखना चाहिए, और जो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी ये सीख मिलना ज़रूरी है, जब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो पकड़ा जा सकते हैं और वो पनिश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, और इसी वजह यहीं पर रेगुलेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कानून इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नपिने जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि ये AI इम्पैक्ट समिट जो है यहाँ पर आपके जैसे ही विद्वान हैं जो इन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे और विमर्श में भी हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ममता जी। तो जाहिर है कि AI इम्पैक्ट समिट में तमाम टेक्निकल इश्यूज के साथ साथ बहुत प्रभावशाली तरीके से सामने विमर्श होगा प्रोटेक्शन को लेकर भी। ऑनलाइन प्रोटेक्शन, चाहे वो महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, या फिर किसी आम ऑनलाइन यूजर की बात हो। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। नमस्कार। तो AI इम्पैक्ट समिट जो कि 16 तारीख से शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। नजर इस पर लगातार हमारी बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का हाल, देश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अलग अलग जगह का।
तो इसी के साथ नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं न्यूयॉर्क में आयोजित एक टॉय फेयर के साथ। जी हाँ, आप लीजिए इस टॉय फेयर का आनंद और इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।